क्लास 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, गैसियस एक्सचेंज। लास्ट लेक्चर में हमने गैसियस एक्सचेंज पढ़ा था ह्यूमंस के अंदर कि ह्यूमंस में किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है। उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था और रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी किया था। आज हमने पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने का अमल, कि किस तरह से जो है वो इंसान सांस लेता है। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग द फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज, वो फिजिकल मूवमेंट जो गैसियस एक्सचेंज के साथ एसोसिएटेड होती है उसको ब्रीथिंग कहते हैं। यानी फिजिकल मूवमेंट्स, बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट, आपके जो बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट गैसों के तबादले के साथ जुड़ी है उसको ब्रीथिंग का नाम दिया गया। फेजेस ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के 2 फेजेस हैं। ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग के 2 फेजेस हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनहेलेशन को स्टडी करेंगे। इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, एक के ही 2 नाम है। इनहेलेशन या इंस्पायरेशन क्या है? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के दौरान द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स आर राइज्ड। रिब के जो मसल्स हैं, रिब्स क्या हैं? रिब्स पसलियों को कहते हैं। आपके चेस्ट रीजन में जो बोन्स मौजूद हैं उनको रिब्स कहते हैं। जो रिब के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं, और जो रिब्स हैं वो राइज करती हैं, ऊपर की तरफ उभर जाती हैं। एट द सेम टाइम द डोम शेप डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, और उसी वक्त जो डोम शेप डायाफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है एंड इज लोअर्ड, और नीचे की तरफ मूव कर जाता है। अब यहाँ पे ये देखें, ये लंग्स हैं आपके। इन लंग्स की इस जगह पे साइड्स पे रिब्स मौजूद होती हैं, पसलियाँ मौजूद होती हैं जो कि इन लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। और ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है बे शेप्ड, ये डायाफ्राम है। जब हवा आपकी बॉडी के अंदर इंटर करती है, इंस्पायरेशन का प्रोसेस यही है ना कि जब ब्रीथ इन यानी आप सांस लेते हैं, यहाँ डायग्राम से भी देखें कि एयर आपके लंग्स में इंटर हो रही है। एयर जब लंग्स में इंटर होती है तो आपके लंग्स फैल जाते हैं। ठीक है, लंग्स के फैलने की वजह से जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, राइज कर जाती हैं, और जो आपका ये डोम शेप डायाफ्राम नज़र आ रहा है आपको, ये डाउनवर्ड मूव कर जाता है, नीचे की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे इंस्पायरेशन में होता क्या है कि इंस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान जो मूवमेंट है वो इंक्रीज कर देती है एरिया ऑफ द थोरैकिक कैविटी विच रिड्यूस द प्रेशर ऑन द लंग्स। यानी जो थोरैकिक कैविटी है, आपकी जो कैविटी है, चेस्ट कैविटी है, वहाँ पे एरिया इंक्रीज हो जाता है। जब वो एक्सपेंड होते हैं, आपके लंग्स फैलते हैं, तो एरिया ज़्यादा मिल जाता है। जब एरिया ज़्यादा मिलेगा तो उसकी वजह से जो प्रेशर है वो लंग्स पे कम हो जाता है। यानी लंग्स में वहाँ पे एयर को फैलने के लिए जो है ना वो लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं, लंग्स में एयर फिलअप हो जाती है। एज अ रिजल्ट द लंग्स एक्सपेंड, जिसके नतीजे में लंग्स फैल जाते हैं और एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाता है। अगर देखिए लंग्स ना फैलें और उसमें एयर जो है वो फिल होती रहे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे लंग्स जो हैं वो उनमें कैपेसिटी ही नहीं होगी मज़ीद एयर को अपने अंदर इंटर करवाने की, तो वो क्या होंगे? वो फट जाएंगे। जैसे बैलून है, अगर आप एक बैलून की एग्जांपल लें, बैलून में जितनी कैपेसिटी होती है वो उतना ही एक्सपेंड करता है ना। अगर उससे ज़्यादा उसमें एयर फिलअप की जाए या उसमें एक्सपेंड होने की एबिलिटी ना हो और आप उसमें एयर फिलअप करते रहें, तो बैलून क्या होगा? फट जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके जो लंग्स हैं उनमें एक्सपेंड होने की एबिलिटी होती है। उनमें एबिलिटी होती है कि जब हवा इंटर करती है एयर, तो वो फैल जाते हैं, एक्सपेंड होते हैं। एयर फ्रॉम द आउटसाइड रशेज इनटू द लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड। एयर जो है वो लंग्स में इंटर करती है ताकि वो दोनों साइड के प्रेशर को इक्वल कर सके। और यहाँ पे जो आपका ये डायाफ्राम होता है, ये डायाफ्राम जो है वो फिर नीचे की तरफ मूव करता है। अगर हम देखें, ये तो उसकी है ना इनहेलेशन में जो है वो डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव कर जाता है। एक्सहेलेशन में देखें तो एक्सहेलेशन क्या होगी? एक्सहेलेशन में एयर जो है वो आउटसाइड मूव करती है, इनहेलेशन में इनसाइड मूव करती है और एक्सहेलेशन में आउटसाइड मूव करती है। इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट इन एक्सहेलेशन। एक्सपेल्ड आउट मतलब बाहर खारिज होना। वो एयर जो कि इम्प्योर होती है, इम्प्योर एयर कौन सी होगी? वो एयर जिसमें ऑक्सीजन कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होगी, वो एयर जो है वो आपके लंग्स से बाहर खारिज होती है। द रिब मसल्स रिलैक्स, आपके जो रिब्स के मसल हैं, जो आपकी पसलियाँ हैं, वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं उनके मसल्स, एंड रिब्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इनहेलेशन और एक्सपायरेशन में क्या फ़र्क है। इनहेलेशन में एयर मूव करती है इनसाइड द लंग्स और एक्सहेलेशन में एयर मूव करती है आउटसाइड द लंग्स।
इनहेलेशन में रिब मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिब्स जो हैं वो राइज करती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं, उभरती हैं, ठीक है। जबकि एक्सहेलेशन में रिब मसल्स रिलैक्स करते हैं और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में डिफरेंस है। यहाँ पे भी देखें तो डायग्राम से भी दिखाया गया है कि एक्सहेलेशन में जो एयर है वो लंग से बाहर रिलीज हो रही है। देखें ब्लू लाइन से दिखाया गया, यहाँ से ये एयर है और ये लंग से बाहर मूव कर रही है। जब ये लंग्स से बाहर मूव करती है, लंग्स जो हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाते हैं और जो डोम शेप डायाफ्राम है ये भी अपनी वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। पहले इनहेलेशन में तो ये डाउनवर्ड मूव कर गया ना, तो देखिए यहाँ पे एक्सहेलेशन में उन्होंने ब्लू एरो से भी दिखाया हुआ, ये अपवर्ड मूव कर जाता है। दिस reduce द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में ये स्पेस को कम कर देते हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं लंग्स के ऊपर, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एयर को बाहर मूव कर देते हैं। एयर को लंग्स जो है वो फिर बाहर मूव करवा देते हैं बॉडी से, क्योंकि वो एयर जो है वो आपकी बॉडी के लिए जो है वो अच्छी नहीं होती, उसमें तकरीबन इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। अब इसे आपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से याद रखना है कि इंसान जो है वो नॉर्मल हालात में 16 से 20 बार जो है वो 1 मिनट के अंदर सांस लेता है। ह्यूमन्स ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस कौन से होते हैं? जब इंसान रेस्ट की हालत में होता है, वो आराम से बैठा हुआ होता है, कोई काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। या अगर काम भी कर रहा होता है तो नॉर्मल रूटीन में कर रहा होता है, कोई हैवी वर्क ना कर रहा हो। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। जो आपका ब्रीथिंग रेट है वो कंट्रोल होता है दिमाग में रेस्पिरेटरी सेंटर के जरिए, आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी के अंदर जो है वो हम नहीं रख सकते, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी यूज़ ही नहीं कर रही होती, वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा मटेरियल है, एक वेस्ट मटेरियल है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है तो हमारा जो सेंसरी सिस्टम है, वो ब्रेन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और हमारे ब्रीथिंग के प्रोसेस को जो है वो तेज़ कर देता है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी डू एक्सरसाइज और सम हार्ड जॉब, जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई हार्ड जॉब कर रहे होते हैं, यानी कोई मुश्किल काम कर रहे होते हैं, बहुत हैवी काम जिसमें हमारी ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है, तो हमारे मसल्स जो हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं ग्रेटर रेट पे। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है? सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होके जो है वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, ठीक है। इट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ रिलीज इन द ब्लड, ठीक है। जब हम हैवी वर्क कर रहे होते हैं या जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हम दौड़ रहे होते हैं, कोई जो है ना वो ज़्यादा तेज़ किसी कंपटीशन के लिए आप दौड़ रहे होते हैं, तब भी तो आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं वो काम कर रहे होते हैं और मसल्स वर्किंग कंडीशन में सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होती है और वो ब्लड में रिलीज़ हो जाती है। इसका मतलब है जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है। तो जब नॉर्मल मिकदार से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती है तो आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन का वो एक्टिवेट हो जाता है और वो आपके ब्रीथिंग रेट को फास्ट कर देता है। आप जो है वो ज़ोर से तेज़ी से सांस लेने लग जाते हैं। आपने ये नोट भी किया होगा, अगर आप दौड़ रहे होते हैं तो कुछ फासला तय करने के बाद जो है वो आपका सांस फूलने लग जाता है, आप तेज़ी से सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं। वो इसी वजह से होता है कि आपकी हार्ड जॉब करने की वजह से, कोई हार्ड वर्क करने की वजह से जो है वो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन का वो फिर ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देता है। द रेस्पिरेटरी सेंटर सेंड मैसेजेस टू द रिब मसल्स। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो रिब मसल्स को पैगाम भेजता है एंड डायाफ्राम टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग, और डायाफ्राम को केवल ब्रीथिंग रेट को बढ़ा दें, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है वो ब्लड से रिमूव हो जाती है और बॉडी के बाहर चली जाती है, ठीक है। एक्सरसाइज के दौरान या किसी भी हार्ड फिजिकल वर्क के दौरान जो आपका ब्रीथिंग रेट होता है वो तकरीबन 30 to 40 टाइम्स जो है वो पर मिनट होता है। नॉर्मल में 16 to 20 था और हार्ड वर्क के दौरान 30 to 40 टाइम्स पर मिनट है। कंपोजिशन ऑफ एयर में देखें तो कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है? एयर की कंपोजिशन किस तरह से होगी कि इसमें जो है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जब आप अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं वो 21% है और जो आप बॉडी के बाहर रिलीज़ करते हैं वो 16% होती है। यानी ऑक्सीजन ज़्यादा हम लेते हैं और बहुत कम जो है वो हम बाहर रिलीज़ करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं
और जो एक्सहेल करते हैं वो 4% है, यानी बहुत कम मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं ज़्यादा मिकदार में। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वेरिएबल होते हैं, यानी ये डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंट के ऊपर। अगर आप जैसे समर है तो उसमें अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स जो हैं वो ज़्यादा आप इनहेल करेंगे और जो रिलीज़ होगा वो कम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये भी वेरिएबल होते हैं, ये भी डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर। आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उस पर डिपेंड करता है, डस्ट के ऊपर भी और वाटर वेपर्स भी जो हैं वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। जबकि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। आप ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत कम मिकदार इनहेल करते हैं। जब एक्सहेल कर रहे होते हैं तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम मिकदार में एक्सहेल करते हैं और अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए ज़रूरत होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए एक वेस्ट मटेरियल है, उसकी हमारी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं होती। इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथिंग के प्रोसेस के दौरान जो है वो अपनी बॉडी से रिलीज़ करते हैं। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर एंड हो गया। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर समझ आ गया तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।